अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुनियादुल मरसूस, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की मैं बात आखिर क्यों कर रही हूँ? इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद, हफ्तों के बाद, सालों के बाद अब जाकर कहीं इंडिया ने अपने उन तमाम फौजियों को जो कि बुनियादुल मरसूस में हलाक हुए थे उनको ऑन किया है कि कोई एक आर्मी का पर्सन, कोई एक एयरफोर्स का बंदा जब कोई अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करता है तो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि उसका मुल्क उसको ऑन करे। लेकिन ये मोदी सरकार और इंडिया, ये एक ऐसा मुल्क है, शायद पूरी दुनिया के अंदर इसकी और कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, जो कि अपने ही लोगों को ऑन नहीं करता है। और 400 दिनों के बाद उसको याद आया है अब जाकर कि भाई हाँ, हमारे कोई 8 या 6 के करीब लोग जो है, ये ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस जब हुआ था या उनकी तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर का ना उसे नाम दिया गया था, उसमें 8 के करीब लोग जो है वो हलाक हुए थे। और 400 दिनों के बाद उनको अब ख्याल आया है कि इनको भी मान लेना चाहिए है कि ये हमारे ही शहरी थे, हमारे ही फौजी थे जो कि हलाक हुए थे। और उसको उन्होंने अपना वो जो भी रसूमात करनी थी, थोड़ा समाज में अपने जो भी इज्जत अफजाई करनी थी वो दे दिया है। उससे पहले तक उनको ख्याल नहीं था। और उसके बाद एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बारे सदके जा रहे हैं ये सब लोग, और उसी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए जो इनका 5th जनरेशन AMCA जो एक फाइटर जेट था इंडिया का, उसका इन्होंने जो इनको पार्ट्स देने थे उसकी कीमत पहले 70 से 80 करोड़ रखी थी, अब उन्होंने 200 करोड़ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये दोस्ती जो निभाई जा रही है इंडिया की अमेरिका के साथ, ये उसका एक और मुंह बोलता सबूत है जो कि अब पैसों की मद में इंडिया को अदा करना पड़ेगा। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनके इंट्रोडक्शन तरफ मैं चलती हूँ। एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको वेलकम करेंगे। इसके अलावा हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगी। ये जो मैंने पूरी बात की है इसका मकसद सिर्फ ये था, सबसे पहले तो ये कितना घटियापन है मोदी हुकूमत का, किसी भी सरकार का, कि अपने ही लोगों को ऑन ना करना। और दूसरा, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके लिए रैलियां निकाली गई, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ही जो इनके फाइटर जेट है, जो इंडिया AMCA है, उसकी जो अमेरिकन कंपनी है इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने उसकी प्राइसेस में 3 गुना इजाफा कर दिया है। और ये तो किसी को बीच राह में लाकर फंसाने वाली बात है। तो ये जो डिप्लोमेसी में इंडिया बहुत पीछे रह चुका है हमसे, इस पर भी कुछ बात कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के असल में मेरे ख्याल में जी बुरे दिन आए हुए हैं। वो जंग जो उन्होंने खुद शुरू की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, उसके बाद से लेके अब तक किसी तरह से भी उनके लिए कोई खैर की खबर नहीं आती। वो जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का जो बयानिया बनाए बैठे थे, वो आज खुद दुनिया में तन्हाई का शिकार हैं। हत्ता कि उनके अपने बड़े क्लोज एलाए अमेरिका, जिसने उनको इस खित्ते में चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का एक पिलर करार दिया हुआ था, और ईरान में जहाँ पर इनकी मुसाद के साथ मिल के इतनी बुरी तरह इन्फिल्ट्रेट की हुई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात जो हैं वो मांग पड़ते दिखाई देते थे। चाबहार की तकमील आप देखें गवादर के मुकाबले में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो यकीनन पछता रहे होंगे, क्योंकि उसमें शदीद नाकामी के बाद ये पूरा खित्ता ही बदल गया है। भारत के लिए भी जो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और इस खित्ते में पाकिस्तान का अपने जो पोटेंशियल्स के मुताबिक, जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजिक एतबार से डिप्लोमेसी के मैदान में जो कद काठ है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक दुनिया पाकिस्तान को इस खित्ते का नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर समझती है। और भारत जो है वो अपने फादरलैंड के साथ मिलके जो है वो शेयर करते हैं जी दुनिया में दहशतगर्द रियासतों का ये गठजोड़, और वो शेयर करते हैं वो बदनामी कि सारी दुनिया जो है वो इनको बुराई का और ट्रांस बॉर्डर ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी का स्पॉन्सर मुल्क करार देते हैं। अब स्पेसिफिकली आपके सवाल की तरफ हम आ जाएं। देखिए,
अमेरिकन इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो सेगमेंट है उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और वहीं से वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं। तो अभी जो रीसेंट जंग हुई है या इससे पहले दुनिया में मुतअद्दिद कॉन्फ्लिक्ट्स में जो अमेरिकन इकोनॉमी फौज की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो उनका मेल्ट डाउन हो रहा था, अब उन्होंने उसको इसी तरह कॉम्पनसेट करना है कि अपने इक्विपमेंट का प्राइस टैग बढ़ाएंगे, और उसमें पहली शायद जो है जद में भारत ही आ गया है बदकिस्मती से। तो एक तो ये बात है। दूसरा आपका सवाल का पहलू कि अपने लोगों को, अपने लड़ने वालों को, देखिए रिगार्डलेस के मज़हब किसी का क्या है, हर सिपाही जो होता है वो अपने वतन की मोहब्बत में लड़ता है। वो अपने सोसाइटी में, अपनी कौम के, अपने अवाम के लोगों की सलामती के लिए, उनके सुकून के लिए वो अपने दिन रात एक करता है और जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करता। और यही एक प्रोफेशनल फौज, वो किसी भी मुल्क की हो, उससे तवक्को की जाती है। तो भारत के लोगों ने भी जंग में हिस्सा लिया और अपने तही उन्होंने भी कोशिश की। जंग के नतीजा ज़ाहिर है वो उनके अपने इख्तियार में नहीं थे। जंग का नतीजा तो फिर जब दोनों फौजें मैदान में होती हैं या फ़िज़ा में होती हैं या समंदरों में कॉन्टेस्ट करती हैं, तो जो बेहतर प्रोफेशनल होते हैं वही सुरखरू होते हैं। लेकिन इस बात से कते नज़र उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ फैमिलीज के लिए, मैं कहती हूँ मैं मलिक साहब इनको अगर 400 दिनों के बाद भी एतराफ़ कर लिया तो ये भी मोदी जी का बड़ापन ही है। लेकिन उन्होंने कोई मतलब इस पे कोई उनको कोई अवार्ड या कोई इस तरीके से वो नहीं किया, वरना अभिनंदन को तो उन्होंने पता नहीं कितना कुछ नवाज दिया था, उनका पायलट जो हमने पकड़ लिया था। बट साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये वॉर और ये 5th जनरेशन वॉर, इसमें आगे चल के हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आप खबर मैं तो चाह रही थी कि आप इस पे हमें बताएं, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इंडिया के अंदर चापलूसी की तमाम इंतहाएं खत्म कर दी गई हैं। पूरी का पूरा एवेन्यू, पूरी का पूरा रोड का नाम जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप कर दिया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी की है, उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के सदर की सदूर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतनी इज्जत दी गई है। ये एक तरफ इज्जत दे के दूसरी तरफ जो प्राइसेस हैं उनको ट्रिपल कर दिया है। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहबा। ये जो आप बात कर रही हैं, मैं प्रोड्यूसर साहबा कहूँगा उसकी तस्वीर भी दिखा दें। ये 23 जून 2026 यानी 3 दिन पहले की बात है। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त, आपको इसमें भारत की रियासत हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के करीब एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है और इसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद हुई है। तकरीब में वज़ीर आला साहब, वहाँ के भारत में अमरीकी सफ़ीर सरजीव गौर शरीक थे। और ये नई सड़क जो तमीर हुई है, अच्छा ये नई सड़क जो तमीर होनी थी ना, ये भी शुरू नहीं हुई। उन्होंने क्या कमाल उस्तादी लगाई है कि पुरानी सड़क जो इस वक्त मौजूदा है उसी को कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, पुरानी ही सड़क पे बोर्ड लगा दिया। ये फोटो लगा के उन्होंने कह दिया, महाराज डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे चाइना हमसे नाराज़ है, ईरान हमारा दोस्त भी खफा हो गया है, मशरक़ वस्ता भी हाथ से निकल गया, अब खुदा रा अज़राह करम नजर करम। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को किबला मोहतरम के लिए एक एवेन्यू बना दिया। अच्छा यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताऊँगा, उन्होंने साथ यहाँ पर यह भी लिखा है कि ये जनाब तकरीब जो है अमेरिका की आज़ादी 250 साल मुकम्मल होने की लिए उन्होंने ये एक शुरली छोड़ी है कि जनाब हम मना रहे हैं, आपकी तकरीबात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है हमने। अच्छा भारत में इस पर एक बड़ा सियासी तराजा फिजा खड़ा हो चुका है इस वक्त। वहाँ की जो बीजेपी है और बाएं बाजू की जमातें हैं उन्होंने एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए हैं कि जनाब मुसलसल मोदी साहब को तो शटअप कॉल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और आप जनाब सड़कें बना रहे हैं उनके नाम पर। लेकिन ये सारी बातें मोदी के नसीब में बेचारे में ज़िल्लत लिखी गई है। दुनिया कानून है, अल्लाह पाक का कानून है जो सारी दुनिया में लोगों को, पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, आज वो भारत खुद तनहा रह गया है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त फ़ज़ा के बादशाह हैं, एयर वाइस मार्शल साहब मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किबला हजूर अनवर मुझे ये बताएं कि एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए भारत
कभी वाशिंगटन, कभी लंदन, कभी जनाब किसी मुल्क, कभी चाइना, वो तरले मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे लिए कोई जहाज़ मिल जाए। अपने तो जहाज़ उसने जो बनाए थे वो तो बेचारे नेस्ता नाबूद हो गए। अब पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 जो हमारा तैयारा है, और ये जो 5th जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है, क्या भारत का अब ये ख्वाब जो है कभी पूरा होगा कि उसके पास भी इस क्लास के तैयारे होंगे? क्योंकि अब तो प्राइस भी बहुत डबल चली गई है और अमेरिका ने भी ब्लैकमेल शुरू कर दिया भारत को। क्या देख रहे हैं इस वक्त फ़ज़ा में भारत कहाँ खड़ा है, एयर वाइस मार्शल साहब? जी भट्ट साहब, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको थोड़ा तारीख में जो है इसका रेफरेंस देना चाहूँगा। भारत ने 1984 में अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसके बाद ये इसी प्रोग्राम पे बिल्ड करते हुए इन्होंने तेजास बनाए और तेजास भी ये सन 2001 में पहली फ्लाइट हुई, लेकिन सर्विस में ये एंटर हुए कोई 2011 में जाके पहली दफ़ा, और अब तक गालबन कोई 45 के करीब ये बना चुके हैं, दोनों वेरिएंट्स, एक एयरफोर्स के लिए और एक नेवी के लिए। उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आप देखिए कि उनकी टाइमलाइंस, पहले जो इनका 4 जनरेशन या जिसको वो क्लेम करते हैं कि 4.5 जनरेशन तेजा हो जाएगा, वो उसको अभी तक वो मैच्योर नहीं कर सके। उसकी प्रोडक्शन जो है, उसके नंबर्स भी कम हैं, उसके परफॉर्मेंस के इश्यूज भी हैं। तो अगर वो अपने 4th जनरेशन प्रोग्राम को ही जो है अभी तक अच्छे तरीके से ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके, तो उसके बाद अचानक 5th जनरेशन का ख्वाब देखना जो है, ये मेरा ख्याल है, मेरा प्रोफेशनल जो इस पे कमेंट है वो ये है कि ये अभी उनके लिए प्री मैच्योर है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट में जाएं। और आप देखेंगे कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा और उस वक्त तक देखते हैं कि खित्ते के हालात क्या होते हैं, हमारे दोनों मुल्कों के हालात क्या होते हैं। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ एयर वाइस मार्शल साहब, कभी आपने जिंदगी में ये बात पहले सुनी है कि 400 दिन बाद, यानी संदूर होने के बाद 400 दिन बाद 6 अफराद को भारत अब जो इनाम से नवाज रहा है? कभी दुनिया में इस तरह की पहले भी बातें सुनी है आपने? जंगों में ऐसे होता है? जंगों में तो नहीं जी भट्ट साहब, फिल्मों में जरूर होता है कि 400 दिन के सख्ते के बाद अचानक कोई उठ जाता है और वो उसकी यादाश्त वापस आ जाती है। फिर उसको ये याद आता है कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी गिराए थे, फिर उनको ये भी याद आ जाता है कि हमारे अपने फौजी भी मारे गए थे। तो ये वो फिल्मी सीन है। आपको पता है मेन तो उनका कारोबार जो है वो जो है ना, वो तो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड सिनेमा है। बस ये बॉलीवुड सिनेमा से ही उन्होंने सब कुछ दिखाना है। कोई और 2-4 साल के बाद तैयारी करेंगे और कोई और मूवी जो है वो लेकर सामने आ जाएंगे। बस ये मूवीज के अंदर ये सब कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और ये चले, मैं तो कहती हूँ देर आए दोनों ने अपने लोगों को एक्नॉलेज तो किया है। ये भी बड़ी बात है, उनकी फैमिलीज जिन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है। लेकिन ये शायद दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जंग हारने के इतने दिनों के बाद इनको ख्याल आया है कि नहीं, अपने लोगों को थोड़ा ऑन भी कर ले। एक ब्रेक पर हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि जिनीवा के अंदर आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में ये हो रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो तमाम MOUs के बाद वो तमाम उनकी जो टेक्निकल टीम है वो तय कर पा रही है कि किस तरह तमाम चीज़ों को लेकर जाया जाएगा। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ अमेरिका के अंदर ये बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ज़ेरे गर्दिश भी हैं, और इस पर खुलकर मीडिया में, सोशल मीडिया पर लोग इजहार कर रहे हैं, ओपिनियन ये दे रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अमेरिका और ईरान जो है वो जो जिनेवा के अंदर तमाम मुज़ाकरात कर रहे हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर रखा हुआ है और ये सब कुछ जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें रियलिटी कितनी है और किस तरीके से इसमें क्या कुछ सच्चाई है या बाकी मुज़ाकरात हो रही है, मुज़ाकरात की आड़ में अभी भी
एक दूसरे पर अटैक करने की तैयारियां की जा रही हैं और लेबनान का मसला भी हमारे साथ है। तो वो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि मिडिल ईस्ट को बड़े अच्छे से समझते हैं, सफारती महाज को बड़े अच्छे से समझते हैं, एक्स एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं बात कर रही थी कि सिंगापुर के जहाज पर ईरान का अटैक कर देना 25 जून पर, फिर उनके 2 ड्रोन गिरा देना अमेरिका के और एक ड्रोन जो है वो फिर भी टारगेट को हिट कर जाता है, और उसके बाद अमेरिका की जानिब से उनके साइडी रडार्स पर अटैक करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन टेबल पर अपनी पावर को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ है, या फिर इन्होंने यही नोरा कुश्ती चलते रहने देनी है और बस एक ड्रामा कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं? इस तारीख तमाम मामलात को सहरामेज़ तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड कोई 4-5 सेकंड का वो ज़रूरी इसलिए है कि अंदाज़ा हो जाए कि अमेरिका इस वक्त किस कैफियत में है, अवाम के दबाव की वजह से और मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, और ईरान किस प्रेशर में है। अच्छा, अमेरिका का प्रेशर तो हम सारों को इल्म है कि वहाँ इलेक्शन भी हो रहा है, वहाँ कल भी पोल हुए हैं रॉयटर्स के, उसमें भी बताया जा रहा है कि लोग मुतमईन नहीं है इस डील से कि 300 बिलियन दे दिए, ईरान को कुछ भी नहीं हुआ, ईरान फिर अपनी जगह पर दोबारा मजबूत हो जाएगा जितने दिन उसको मिलेंगे। और दूसरी जानिब ईरान बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कोशिश कर रहा है चलने के लिए। ईरान कहता है कि आपने खुद MOU साइन किया है, उसमें दिया हुआ है 5 नंबर नुक्ते में कि शिप्स को गुजरने दिया जाएगा, लेकिन एक मैनेजमेंट का तरीका वज़ा किया जाएगा ओमान से मिलके और ख़लीजी ममालिक से मिलके। तो ईरान कहता है हमने बिल्कुल ओमान से भी कंसल्टेशन कर ली और कुछ ख़लीजी ममालिक से भी। हालांकि ख़लीजी ममालिक से कंसल्टेशन पूरी होती तो ख़लीजी ममालिक इसमें कोई बयान देते, शायद इसमें कोई ऐसी सरसरी गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन ओमान की तरफ से आ गया है बयान के ये अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं रहेगा जो जंग से पहले था, क्योंकि हम इस पे सर्विस चार्जेस लगाएंगे, फ़ी लगाएंगे, जो कि उसके बिल्कुल बरक्स है। तो ये नुक्ता था जिसकी वजह से सिंगापुर फ्लैगशिप जब गुजरने लगा तो उसको कहा गया कि आप किस रास्ते से गुजरो, लेकिन उस रास्ते को तब्दील करके वो अमेरिकन ऐसे रास्ते से जा रहा था जहाँ से अमेरिकन बेसेस नज़दीक थे। वो सामने पाकिस्तान, हमने तो बहुत ही मेहनत की है सर, हमारी वजह से ईरान को बार बार, वरना डोनाल्ड ट्रंप जैसे बयान दे रहे थे वो तो बार बार ईरान लूट के जा रहा था। बिल्कुल ठीक हो गया, MOU पे बड़ी डिटेल डिस्कशन कर ली, लेकिन हमारी अपनी भी तो सफारतकारी इंडिया के साथ चल रही है। मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ईरान की, अमेरिका की, लेकिन हम खुद भी एक तरीके से हालत जंग में ही है। कभी इंडिया के साथ उलझी होती है, कभी अफगानिस्तान के साथ उन्होंने हमें एंगेज किया होता है। अफगानिस्तान के पीछे होता तो इंडिया ही है, लेकिन इंडिया के लिए भी हमने अपनी फिजाई हदूद बंद की हुई है। लेकिन हमने ही अपने प्रोग्राम में ये खबर भी ब्रेक की थी कि कैसे कोई अभी तक वो 3 मरतबा जो है वो बैकडोर राब्ते इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ कर चुका है, फिजाई हदूद खोलने के लिए जो है वो डिस्कशन कर रहा है, क्योंकि इसमें जो उनकी एयरलाइंस है एयर इंडिया, उनको ऊपर से घूमकर आना पड़ता है, तो टाइम और फ्यूल उनका बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा है। तो नुकसान में तो इस टाइम इंडिया है पाकिस्तान के साथ उलझ के। बट साहब फिजा दुरुस्त फरमा रही हैं, जो आप घूमकर आने वाली बात फरमा रही हैं, ये बात कर रही हैं फ़ज़ाई हदूद की, जो 24 अप्रैल 2026 की बात कर रही हैं आप। उस वक़्त ये भारतीय एयरलाइन हमने बंद कर दी थी। और सिर्फ मैं बात करूँ एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की अगर आप मैं बात करूँ तो सालाना तकरीबन 4000 करोड़ यानी 60 करोड़ डॉलर, और अगर यौमिया बात करूँ तो 20 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान भारत को मुसलसल हो रहा है। उनका जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो सऊदी अरब, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमान, कुवैत, बहरीन, हफ्तावार 144 परवाज़ें जो है वो इधर से ही घूम के जाती हैं। आप ठीक फरमा रही हैं। बात ये है इस वक्त कि अगर आप गौर करें तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर मैं पूरे एयर इंडिया की बात छोड़कर अगर उनकी पूरी मैं एविएशन इंडस्ट्री का बात करूं तो जो नुकसान है वो 56 से 84, 56 से लेकर 84 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के दरमियान बताया जा रहा है, जो कि भारत मुसलसल बर्दाश्त कर रहा है, जो उसके बस का रोग नहीं है। एक तो ये बात
बिल्कुल दुरुस्त है आप जो कह रही हैं। इसके साथ साथ जो आपने दूसरी बात की वो आप बात कर रही हैं कोलंबो में जो मुलाकात ट्रैक 1 और ट्रैक 2 की बात हो रही है, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, साबिक सफ़ीर है और ये सारी इनसे बातें जानते हैं। हजूर अनवर, आप ये बताएं कि कोलंबो में भी मुलाकात हो गई, भारत को नुकसान भी हो गया, ये ट्रैक 1 1.5 ट्रैक 2 मुलाकातें होती हैं, फिर आगे मुज़ाकरात बढ़ते हैं, ये कैसे होते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी? आज तो हमें थोड़ा सा समझाएं इस हवाले से। और दूसरा ये समझाएं हमें कि जो फ़िज़ा ने बात की है फ़ज़ाई हदूद बंद करने की, तो क्या पाकिस्तान इस मौके पर पानी, तजारत और सिक्योरिटी जैसे जो दीगर मामलात हैं उन पर बैठकर अगर कोई वाज़ेह पेशरफ सामने आती है तो हम फ़ज़ाई हदूद हमें खोल देनी चाहिए? आप ये दोनों बातों को किस नज़र से देखते हैं जनाब मोहतरम? जी हाँ, देखें, ये बेसिकली बैकडोर डिप्लोमेसी या पॉइंट 1 या पॉइंट 1.5 या पॉइंट 2 डिप्लोमेसी, वो सारे के सारे एक आसान अल्फाज में राब्तों के तरीके हैं। राब्ते नहीं टूटने चाहिए। ये देखें कि अभी हम जिक्र कर रहे थे चंद लम्हे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की 3 ड्रोन, इस पे जेडी वैंस ने क्या कहा कि जी आपको राब्ते हमसे टेलीफोन उठाएं और बात कर लें। अगर आपको कोई देखें, उनको एतराज़ नुक्ता नंबर 5 पर था, जिसकी वजह से ये चपखलिश पैदा हुई, जिसकी वजह से एक तरफ से जहाज़ से हमला कर दिया गया, दूसरी तरफ से मिसाइलों से अमेरिका के बेसिस इंटरेस्ट वाली जगहों पर हमला किया है पासदारान ने। ये गुज़श्ता शब की बात है। इसी तरीके से ये पाकिस्तान इंडिया, ये दोनों एक जौहरी कुव्वत हैं, तो ये कोई ना कोई राब्ता जारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोलंबो वाला या बाकी जो राब्ते हैं, वो जब तक राब्ते नहीं होंगे तो ये जौहरी कुव्वतों की ये शिद्दत और ये हिद्दत, इसमें किसी वक्त भी चढ़ाव आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया जिस दहाने पर अब खड़ी है, दुनिया ने देख लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे मामले पर कितना नुकसान हो सकता है। तो अगर 2 जौहरी कुव्वत भी आपस में भिड़ पड़ें तो दुनिया उसका अंदाज़ा है कि उसके साथ क्या बीतेगी, क्योंकि इस पे मॉडलिंग हो चुकी है कि न्यूक्लियर डिवाइस का कहीं भी इस्तेमाल हो जाए दुनिया में तो क्या सूरत हाल होती है। सारी दुनिया 7 दिन के अंदर इफेक्ट होती है उससे। किसी और वक्त इस पे आप कहेंगे, मैं पूरा तबसरा कर दूंगा, साइंसदानों ने इस पे किया हुआ। अब आ जाते हैं इसी बात पर दोबारा, इंडिया पाकिस्तान पर, कि अब ये वक्त आ गया है जिस तरीके से तगय्युरात ज़माना यानी कि जियो पोलिटिकल चेंज हो रहा है लैंडस्केप, उसके मुताबिक ये राब्ते इंडिया को भी बढ़ाने पड़ेंगे। पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान तो हमेशा CBM के तरफ रहता था, लेकिन जब तक मोदी मियाँ जो कि अब एक प्रेशर में हैं, उनको अंदाज़ा हो गया 3 अफराद बड़े प्रेशर में है पूरी दुनिया में। एक तो मोदी, उसको इलेक्शन नज़र आ रहा है कि अब बीजेपी गई, जो कि जहर आलूद तरीके से जिसको कि सपोर्ट किया जाता है RSS के नज़रियात के ज़रिए। दूसरा नेतन्याहू, तीसरे डोनाल्ड ट्रंप। ये तीनों इस वक्त मुसीबत में हैं, लिहाजा ये राब्तेकारी पाकिस्तान इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है जब तक ये इसी तरीके से एक दूसरे के साथ टेंशन में रहेंगे। आपने अभी खुद बता दिया, हमारा हमेशा बड़ा क्रिटिकल ये रहा इंडिया के साथ, जब से 1947 से स्टार्ट करें तो हमारे वहाँ पर, हम भी यहाँ पर अक्सर भारतीय मंदूब को बुला के उनको कहते हैं कि मरासला थमा दिया है एहतजाजन। इसी तरह वो पाकिस्तानी बुलाकर उनको कहते हैं कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। हमारे तकरीबन इसी तरह के रवाबित रहे हैं उनके साथ। क्या किस तरीके से अपने, मतलब हम एक पॉजिटिवली, हम तो जो कि अमन के लोग हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे अपने हमसायों से लड़े अनटिल अनलेस वो हमारे साथ लड़ाई करना चाहते हैं। तो जो सफारती महाज पर ऐसे क्या डिकोरम्स होते हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम एक नेबर के साथ एक अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं स्टिल? हालांकि हम विनिंग पोजीशन पर हैं, हम उनसे अपर हैंड पर हैं, बट स्टिल अगर हम दोस्ती का कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया में पूरे में डिप्लोमेसी चलती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट पर। इंडिया अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेगा और म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारा पानी बंद करेगा और बाकी तमाम मामला, ज़ाहिर है हम भी उसके एयर स्पेस बंद करेंगे, तो ऐसे मामले में तो फिर मामला ठंडा नहीं पड़ता है, फिर सफारतकारी में दुश्वारियां पैदा होती हैं। क्योंकि अगर
कोई मुल्क अपने मुल्क चला रहा हो, मुल्क का गवर्नेंस चला रहा हो, मुल्क का इंतज़ाम इंसराम चला रहा हो, जिसका के जड़ें जिसकी के जहर में डूबी हों। मैं बात कर रहा हूँ उस नज़रियात की जो नेतन्याहू लेके चलता है, जो आरएसएस लेके चलती है, उन नज़रियात की। तो उसमें दूसरे मुल्क को जो नेगोशिएट करता है या जो राब्ते जिनके होते हैं, उस जहर आलूदी की वजह से वो परवान नहीं चढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपका तजर्बा क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? आने वाले दिन में आपको कोई पॉजिटिव चीज नजर आ रही है? फजाई हदूद उसकी खुलती, पानी तजारत हमारा होता हुआ, एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है आपका डॉक्टर साहब? ये इसलिए नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया की गर्दन पर ये तलवार है। ये जो डिस्प्यूट है या जो ये इस वक्त हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो पूरी दुनिया की गर्दन पे तलवार। वो इसलिए कि मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने, प्रोफेसर्स ने इस पर तजर्बा पाकिस्तान इंडिया के मामले में अपने मॉडलिंग की हुई है साइंटिफिक। बड़ी ख़तरनाक और खूंखार किस्म की मॉडलिंग है पूरी दुनिया के लिए। तो ये गर्दन पे तलवार की बात मैंने इसलिए की। दूसरी बात ये है कि इंडिया में भी ये मामलात, ये निज़ाम ज़्यादा अरसा उनके अपने जो बॉटम्स अप प्रेशर हो रहा है, जैसे जैन जी की वजह से अमेरिका में एपेक और इजरायली लॉबी वो प्रेशर में आ गई है। इसी तरह काफ़ी अरसे के बाद आरएसएस प्रेशर में आ गई है, बीजेपी उसकी वजह से प्रेशर में आ गई है। तो इससे रास्ते और राहें हमवार होती नज़र आ रही हैं। और फिर जैन जी का जो बॉटम्स अप प्रेशर अब इंडिया में भी पड़ रहा है, जिस तरह के अमेरिका में पड़ा। कॉकरोच पार्टी ने पूरे का पूरा मोदी सरकार को उसको हिलाकर रख दिया। वो देखते ही देखते कैसे, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। बहुत शुक्रिया सर टाइम के लिए। और यही बात है कि चाहे वो सिफारती महाज ईरान का हो और अमेरिका का हो, सिफारती महाज पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, अमन के लिए ही डिप्लोमेसी के रवाबित होते हैं और बैक टू चैनल्स पर बातें होती हैं। तो अमन के लिए ही पाकिस्तान तो हमेशा कोशिशें करता है। एक ब्रेक पर हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है अली परवेज मलिक साहब, उनकी गुफ्तगू से ही मैं आगाज करूंगी। कहना तो मैं और बहुत कुछ चाहती थी पेट्रोल और डीजल पर, बड़े फख्र से आके जब वो क्रेडिट ले रहे हैं, देखिए हमने आवाम को कितना बड़ा रिलीफ दे दिया है। और हमने आवाम के लिए पेट्रोल की कीमत में भी 175 रुपए, डीजल में भी 200 रुपए कमी कर दिया है। कितना बड़ा रिलीफ हमने दिया है। तो इतना बड़ा रिलीफ और इतना बड़ा धचका भी तो आपने दिया था। आलमी मार्केट में तेल अभी भी अगर $75 फी बैरल के हिसाब से अभी भी वो जंग के बाद वाली सिचुएशन के बाद भी उसी तरह पर आ रहा है, तो आप हमें 257 का फ्यूल क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल तो हमें ये करना चाहिए। और अभी आकर आप अब बड़ा आवाम के सामने क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज का, बजाय कि शर्म आनी चाहिए, आप क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज का कि हमने पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया। महंगा भी इन्हीं लोगों ने किया था। अब ये इकोनॉमी क्या मजीद सस्ता होगा, महंगा होगा? आलमी मार्केट क्या कहती है, क्या नहीं कहती है? हम बराह रास्त हर चीज जो है ना हमारी, वो चाहे गैस है, चाहे वो लाइट है, चाहे पानी है, वो बिजली है, वो सब आ जाके फ्यूल से ही जुड़ी हुई है। तो इसी पर बात करने के लिए दी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप ही बता दें कि ये जो क्रेडिट ले रही है हुकूमत के, हमने फ्यूल इतना सस्ता कर दिया है, ये इंटरनेशनल मार्केट के जो प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें भी फ्यूल मिलता है। तो इंटरनेशनल मार्केट की क्या प्राइसेस है और उस हिसाब से क्या हमें सस्ता फ्यूल मिल रहा है या अभी भी हम महंगा ही खरीद रहे? बहुत शुक्रिया। पहली गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख हैं वो सिर्फ आलमी मंडी की कीमतों से नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ बरस पहले आलमी मंडी में जो कीमतें थीं उससे अगर आज कम है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बहुत ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह ये समझनी है कि एक तो हम पेट्रोलियम लेवी लेते हैं जिसको हम भत्ता कहते हैं, क्योंकि ये टैक्स नहीं है, इसमें सूबों का हिस्सा नहीं है, ये हुकूमत के पास है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि क्रेडिट जो हुकूमत ले रही है वो सही है, मगर अल्फाज गलत हैं। वो ये कहें हमने जो जुल्म आवाम पर तोड़ा था, जो उनके साथ ज्यादती की थी, जो आइन की खिलाफ वर्जी करके ताकतवर तबकों को मराद दी थी, उसका बोझ जो आवाम पर डाला था उसका एक हिस्सा हमने वापस ले लिया। जुल्म को हमने किसी हद तक कम कर दिया है इस वक्त। लेकिन जो बात हमें कौम को उनको बतानी चाहिए वो ये है कि जब हम बिजली के नर्ख या पेट्रोल के नर्ख कम करते हैं
और आमदनी नहीं बढ़ाते, आवाम पे बोझ डाले बगैर, और शाहाना अखराजात कम नहीं करते, तो फिर हम तरक्याती अखराजात कम करते हैं, तालीम का बजट कम करते हैं, सेहत का बजट कम करते हैं। आवाम को भी ये समझना होगा, उन सियासी पार्टियों को भी जो ये मुतालबा करते हैं कि जी पेट्रोल के नर्ख कम कर दें, अगर वो ये साथ में मुतालबा नहीं करते कि ये जो आप कम करेंगे उससे आमदनी में जो नुकसान होगा, वो या तो आप शाहाना अखराजात में कमी करें, या जो आपने ताकतवर लोगों को मराद दी हैं उसमें कमी करें। अगर आप ये नहीं करते तो आवाम से उनकी दूसरी जेब से पैसा निकाल लेते हैं, उन 11 करोड़ लोगों के जेब से पैसा निकाल लेते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। उन 26 मिलियन बच्चों को स्कूल भेजने से दस्तबरदार हो जाते हैं, जिनका ये मुताल्लिक कहा जाता है कि आइन कहता है कि 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल भेजें, और हम नहीं भेज रहे। दुनिया के 10 ममालिक वो हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है, एक जुमला पूरा कर लूं, कि जो भूख की हाल संगीन है, आप उनके मुंह से वो निवाला छीन देते हैं। सिर्फ जब तक आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, आवाम पे बोझ डाले बगैर, और शान अखराजात और करप्शन नहीं कम करेंगे, ये मुतालबा करना ही गलत है कि आप पेट्रोल हम के पता नहीं डॉक्टर साहब कितने सालों से यही करते आ रहे हैं। ना हमने करप्शन खत्म करनी है, ना हमने अपने शाहाना अखराजात कम करने हैं। करप्शन करने वाले भी तो अंदर ही बैठे हुए हैं, बिलिंग बनाने वाले, हम पर वो तमाम लॉस बनाने वाले, कानून बनाने वाले, वो सब इन्हीं के हाथ से निकलती है। बट साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने सारा उसको कर दिया, फ्यूल की भी समझा दिया हमें कि पहले तो ये गलत फहमी गलत खराब कर ले कि भाई इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो है वो हमारे फ्यूल की प्राइसेस चलती हैं। ये गलत फहमी अगर दूर कर दे तो बट साहब ये क्या हो रहा है? ये अरबों खरबों कमाने वाली ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये किस चीज का रोना धोना डालकर बैठी हुई हैं? अब इनको क्या मसले हैं? देखें काबिल एहतराम फिजा रियाज साहिबा, जो आप फरमा रही हैं इसमें असल प्रॉब्लम जो है अरबों रुपए का मुनाफा कमाने वाली जो कंपनियां हैं, आप ठीक कह रही हैं, मार्केटिंग कंपनियों ने अब बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया। रोना धोना जो है ना वो अरूज पर चला गया है। लेकिन हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि आप ज़रा पहले गौर करें कि हुकूमत ने ये गुज़श्ता रोज़ क्या किया है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो है वो बरकरार रखी। अच्छा, जब बरकरार रखी हैं तो ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न से मेरी जो बात हुई है, डीज़ल पर लेवी में उन्होंने 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी। अच्छा, जब डीज़ल पर 6 रुपये 57 पैसे बढ़ी है तो इसके बाद डीज़ल पर लेवी बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। इसी तरह अगर पेट्रोल की बात करें तो 39 पैसे जो है फ़ी लीटर, उसमें भी इजाफा होकर अब लेवी जो है वो 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। बात यह है यहाँ पर कि जो कंपनियां हैं, मार्केटिंग ऑयल कंपनियां हैं, वो ये कह रही हैं कि हमसे मुशावरत की जाए और इसकी प्राइस पहले भी आपने जनाब 74 रुपये कम कर दी है, हमने तो जो बढ़ानी थी वो बढ़ा दी है, अब आप कम कर रहे हैं तो रोना धोना तो हमारा शुरू होगा, क्योंकि उनका कहना है कि अरबों रुपए का नुकसान उनको हो रहा है। और वो ये थ्रेट भी कर रहे हैं कि इससे फिगर दे रहे हैं कि 104 से 105 अरब रुपए का मजमूई मालियाती नुकसान जो है, माली नुकसान हो जाएगा। और बहुत सारी जो बैरून मुल्क की कंपनियां हैं, सरमायाकार, वो यहाँ से कंपनियां भाग जाएंगी। लिहाजा खुदा का वास्ता ये काम ना करे। अच्छा, ये तस्वीर का एक रुख देखे। अब दूसरा रुख जो है वो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को बहुत ग्रिप है पेट्रोल पे भी और दीगर मुआशियत पे भी। डॉक्टर साहब, मैंने जो कैलकुलेशन की, जब पाकिस्तान में पेट्रोल बिक रहा था, ईरान अमेरिका की जंग हुई, तो उस वक्त अगर 254 फिर 288 तो अब भी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 34 रुपये का इजाफा तो फिर भी निकल रहा है। ये 34 रुपीज़ अब भी ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट की जो अब बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल के हिसाब से होता है, फिर भी 34 रुपये ज़्यादा है। भाई लेवी जितनी मर्जी बढ़ाएं या कम करें वो तो बात की बात है, लेकिन ये 34 रुपये ज़्यादा क्यों है? हुकूमत को बदमाशी कर रही है या हुकूमत के पास वाकई कोई आर्गूमेंट है कि उसका नहीं बस चल रहा? इंसाफ की बात करें काबिल एहतराम डॉक्टर साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किए है, मगर आप मुझे इजाजत दें, फ्रॉड को ये कहते हैं, कई हजार अरब रुपया कमाने को कहते हैं कि ये धोखा कानून तोड़ना नेक नियति से किए गए थे। नियत का हाल तो अल्लाह को पता है। तो खेल ये है कि ये अशराफिया हैं सारे। हुकूमत ये जो कुछ ये कह रहे हैं ये हुकूमत की मिली भगत है। जब हुकूमतें कीमती बढ़ाती है तब भी तो ये बेतहाशा फ़ायदा उठाते हैं, अब भी बेतहाशा फ़ायदा उठाते हैं। इतना फ़ायदा है कि कभी मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको बेतहाशा ये कमा रहे हैं। एक ये और एक बैंक्स
इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कि दुनिया में इतना मुनाफा कहीं नहीं है। डॉक्टर साहब मशवरा दें हुकूमत को, क्या मशवरा देंगे फिर आप? देखिए, मशवरा इसलिए मैं क्या दूंगा, मैं तो एक जुमला कह दूं, मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, हमें इस बात, उसके मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत को ठीक करने के लिए जिन इस्लाहात की ज़रूरत है उसमें टैक्स की इस्लाहात शामिल हैं, और लेकिन उसकी ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे और हम उनसे निमट के दिखाएंगे। अब उन्होंने उसको गले लगा लिया। तो अगर उसमें ये लिखा था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जो नहीं लगा रहे, मेरे पास जो आदाद शुमार है वो ये है कि अब अगले साल जो 15,264 अरब रुपए का टैक्सों का हदफ है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कि वफाक 15,000 अरब रुपया टैक्सों में कम वसूल कर रहा है, जो उसको करना चाहिए। अगर 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है, जब तक उसका बड़ा हिस्सा वसूल नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके उनके मंशूर के टैक्स वसूल करना है, क्या टैक्स वसूल हो सकता है? या सैलरी क्लास है तो टैक्स वसूल होता है? क्या बड़े लोग टैक्स देंगे? आप बता दें। यहाँ पे किसी टैक्स या एफबीआई का जो बंदा आता है सर, उसको कुछ पैसे देते हैं, वो आपको क्लियर कर देता है और टैक्स माफ। हमारी तो सैलरीज में से भी टैक्स कटेगा, हम ग्रॉसरी करेंगे तो उसमें से भी टैक्स कटेगा, हमें तो वो निचोड़ ही दें। ये देखिए ना, ये तो भत्ता है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये सैलरीड क्लास से भी मुझे गिला है, उनके साथ जुल्म हो रहा है वो। लेकिन वो सोशल मीडिया पे बात करते हैं जी बेल हुई कि नहीं हुई, फला सियासतदान ने क्या बयान दिया। अरे भाई, आप ये कहें कि जनाब ये आलमी मंडी नहीं, पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा तेल के बिजली के पेट्रोल के नर्ख क्यों है? पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जबकि आइन कहता है, ना अवाम कहते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट कहता है, ना सैलरी क्लास कहते हैं। 9 करोड़ लोग वो ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, घरेलू ख्वातीन है, किसान है, उनसे आप एडवांस टैक्स ले रहे हैं जो गैर कानूनी है। तो जब ये अपना मुतालबा खुद ही नहीं करते, बात ये थी कि जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में है, जो पीपल्स पार्टी में, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। अब आपके पार्लियामेंटेरियन सूबाई असम्बली के मेंबरान कहते हैं ये टैक्स ओवर माई डेड बॉडी, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं होगा। ये मैं 95-96 से देख रहा हूँ कि जो आज बातें कर रहे हैं वही बातें 95-96 में करते थे। फर्क क्या हुआ? उस वक्त कहते थे हम कंप्यूटर से चोरी पकड़ेंगे, आज कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ेंगे। न उस वक्त पकड़ी, ना आज पकड़ी, 30 साल के बाद। राइट, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। और चोरी या पकड़नी है, चोरी पकड़ने के बाद जैसे आपने खुद ही बताया कि वो उन्होंने कह दिया कि नेक नियति से ये सब कुछ किया गया है, तो आप ये देखें तो नेक नियति तो फिर सब भी माफ है फिर नेक नियति में। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे अब कल मुलाकात होगी। मुझे और शहजाद हुसैन बट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।